नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे अपना उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के दौरान ऋषिकेश का दौरा किया है और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की है, जिसके बाद सीएम धामी ने ऋषिकेश में बीजेपी के थीम सॉन्ग को लॉन्च किया और लॉन्च कार्यक्रम में वो शामिल हुए। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, उस दौरान जो पूजा अर्चना यज्ञ किया गया वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पार्टी के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है, उसी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और लगातार आपको बता दें, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी की जा रही है। ये जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि लगातार जो चुनावों की तारीखों को लेकर असमंजस था, वो तारीखों का ऐलान कई दिन पहले हो चुका और अब जैसे जैसे चुनावों की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे हर दल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पौड़ी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार पोरी के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए बीजेपी के लिए वोट मांगे। सीएम ने इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें जीत का मंत्र दिया है। सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक बीजेपी का प्रचार तेज करने को कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डोर टू डोर कैंपेनिंग की तस्वीरें आए दिन आ रही। फिलहाल विधानसभा क्षेत्र पौड़ी से तस्वीरें सामने आई थी, जहां सीएम धामी पहुंचे और उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर तैयारी की जा रही है और लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश। और विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान काफी तेज हो गया है। अब ऐसे में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने देहरादून में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की है। और साथ ही देहरादून पहुंचे सचिन पायलट ने राजपुर रोड विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार किया और कहा कि हम मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में हैं और पिछले 5 साल के दौरान जनता की आवाज को हमने बुलंद किया है। मुख्यमंत्री जो दावे कर रहे हैं वो केवल कागजी आंकड़ों तक ही सिमट कर रह गया है। उत्तराखंड के अंदर बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे। उत्तराखंड में जनता मन बना चुकी है कि 5 साल की भाजपा सरकार का जो शासन रहा, जो काम करने का तरीका रहा, उससे लोग त्रस्त हैं, एक बदलाव चाहते हैं। 5 साल में लगातार भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री बदले। हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री बदलने का कारण क्या था। उनकी परफॉर्मेंस खराब थी, उन पे आरोप लगे थे, शासन ठीक से चल नहीं पा रहा था। बार बार मुख्यमंत्री बदलने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उनकी सरकार ना तो स्टेबल थी और ना डिलीवर कर पा रही थी। हम लोगों ने, क्योंकि उत्तराखंड छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, हम लोगों ने यहाँ पर 5 साल में लगातार जनता की आवाज़ को बुलंद किया है। और अभी भी हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दों के आधार पर लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले। दिल्ली में केंद्र की सरकार भाजपा की है, देहरादून में सरकार भाजपा की है। दोनों सरकार भाजपा के होने के बावजूद भी महंगाई, बेरोजगारी, असुरक्षा सब बढ़ रही है, निवेश कम हो रहा है, भुखमरी, लाचारी बढ़ रही है। और उत्तराखंड की 70 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। थीम सॉन्ग के लॉन्च के मौके पर उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। थीम सॉन्ग लॉन्च करने के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ट्वीट कर कहा, ये गीत देवभूमि और वीरभूमि उत्तराखंड के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय के भाव को, उनकी श्रद्धा को दर्शाता है। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने अपना आधिकारिक गाना लॉन्च कर दिया है। देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने गाने को लॉन्च किया है और इसके माध्यम से आपने पहाड़ की पीड़ा को दिखाने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस को घेरा है। आम आदमी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को इस गाने के जरिए प्रमुखता से उठाया है। कुछ झलकियां आपको दिखा रहे हैं जो
उसी तहत आम आदमी पार्टी ने एक गीत के जरिए अपना मैसेज दिया है कि जो उत्तराखंड अभी तक बदहाल रहा उसे किस प्रकार से आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों को आगे लेकर के और एक आदर्श उत्तराखंड बनाएगी, उत्तराखंड के नव परिवर्तन की परिभाषा रखेगी। आदमी की आवाज़ है, आम आदमी जब आवाज़ उठाता है ना तो उस आवाज़ को सुनना चाहिए, और लोकतंत्र में तो आम इंसान की आवाज़ जब उठती है तो किसी भी प्रकार की सरकार हो, अगर उसने गड़बड़ियाँ करी है ना, उसे घुटनों पे आना पड़ता है। अध्यक्ष जी के बारे में पता सभी को है कि विधानसभा में अभी कुछ टाइम पहले किस प्रकार से घोटाला करके उन्होंने कुछ वैकेंसीज को भरा है। और नैनीताल जिले की रामनगर विधानसभा से कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख और निर्दलीय प्रत्याशी संजय नेगी से हमारे संवाददाता गोविंद रावत ने खास बातचीत की है, सुनिए। साथ मौजूद हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता और रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी जी। संजय जी, आप कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, फिर भी आप निर्दलीय मैदान में उतरे, इसका क्या कारण है? देखिए, जिस तरीके से रामनगर टिकट को लेकर घमासान रहा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को यहाँ से लड़ना था, उनका टिकट भी कंफर्म हो गया था, लेकिन उसके बाद पूर्व विधायक रंजीत रावत ने बगावती तेवर दिखाते हुए ये कहा कि यदि हरीश रावत यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और कहीं ना कहीं वो इस दबाव को बनाने में कामयाब भी रहे और हरीश रावत जी रामनगर से शिफ्ट होकर लालपुर चले गए। और उसके बाद उस घटनाक्रम के बाद जब टिकट की बारी आई तो हरीश रावत जी ने कहा कि संजय नेगी जो वहाँ पे ठीक ठाक वो चुनाव जीत सकता उसे टिकट दिया जाए, लेकिन फिर रंजीत रावत द्वारा ये कहा गया कि संजय नेगी को भी अगर टिकट दिया जाएगा तो मैं फिर जो है निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और उसके बाद यहाँ पर महेंद्र पाल जी को टिकट दे दिया गया। महेंद्र पाल जी को टिकट देने के बाद सारे कार्यकर्ताओं में, रामनगर की जनता में एक रोष था कि हरीश रावत जी यहाँ से जब तक चुनाव लड़े थे तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद एक अनजान व्यक्ति को यहाँ से टिकट दे दिया गया जिसने रामनगर क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया, न रामनगर के उनको गांव गोठू की भी जानकारी नहीं होगी, कितनी यहाँ पर ग्राम सभाएँ हैं, कितनी यहाँ पर क्षेत्र पंचायत हैं, कोई भी जानकारी नहीं होगी। तो इसको लेकर एक आक्रोश जनता के दिल में था और कांग्रेस पार्टी के लिए एक आक्रोश था कि बार बार कांग्रेस पार्टी क्यों जो है बाहरी व्यक्ति को यहाँ पे लाकर चुनाव लड़ाती है। आपने देखा होगा 2012 में अमृता राव जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, 2017 में वो भी बाहरी थी, और 2017 में रंजीत रावत जी सल्ट से आकर यहाँ पे शिफ्ट हो गए, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, और 2022 में भी उन्होंने बाहरी प्रत्याशी यहाँ पर दिए। आप हरीश रावत जी एक खास माने जाते हैं, राजनीति का काफ़ी अनुभव है, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने आपको रामनगर से टिकट क्यों नहीं दिया? देखिए, कभी कभी ऐसी संभावनाएं हो जाती हैं कि पार्टी को बचाने के लिए भी कुछ निर्णय लिए जाते हैं। उन्हीं एक निर्णय में हरीश रावत जी ने ये निर्णय लिया जब उन पर दबाव बनाया गया कि रंजीत रावत जी ने जब ये कह दिया कि यदि मेरे को रामनगर से टिकट नहीं दिया गया या हरीश रावत जी रामनगर से चुनाव लड़ते हैं तो मैं 15 सीटों पर निर्दलीय जो है प्रत्याशी को चुनाव लड़ाऊंगा और कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में नहीं आने दूंगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की? देखिए, मैं और जगह की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन रामनगर में हमेशा ही जो कांग्रेस, जिन लोगों ने कांग्रेस को सींचा है, जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया रामनगर में, जिन लोगों ने दरी बिछाई, जिन लोगों ने झंडे लगाए, जिन लोगों ने गांव-गांव जाकर कांग्रेस का प्रचार किया और कांग्रेस को लाने में उनकी 2002 में भी अति महत्वपूर्ण भूमिका थी। आप निर्दलीय मैदान में हैं चुनाव के रामनगर विधानसभा के, आप जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? मैंने आपको बताया कि जो समर्थन सिर्फ नॉमिनेशन करने के बाद मुझे मिल रहा है, और आज कांग्रेस कहीं भी टक्कर में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में, सीधी टक्कर में संजय नेगी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पे सीधी टक्कर में आ चुका है, और ये ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और मैं भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दूंगा। हमारे साथ है रामनगर विधानसभा से कांग्रेस के दिग्गज नेता, निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी चुनाव मैदान में संजय नेगी जी। अब देखना होगा कि जनता किसे विधानसभा पहुंचाती है। जनतन टीवी से गोविंद रावत, रामनगर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.